नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं रविंदर दुबे आपका अपनी इस दूसरी क्लास में। आज हम पिछले क्लास से जो हमने छोड़ा था इंडियन पॉलिटी का हिस्सा उसको कवर करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था हमारा संवैधानिक इतिहास जो कंपनी के शासन में आगे बढ़ा था। फिर एक बहुत बड़ा चेंज आता है जब 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है जिसको हम बोलते हैं 1857 की क्रांति। इस क्रांति से बहुत मूलचूल परिवर्तन भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में अंग्रेजों ने किए। बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हुए जिनमें राजाओं की शक्तियों को जो पहले एकदम छीन ली गई थी उनको दोबारा दिया गया। कई सारी नीतियों में परिवर्तन किया गया। आज हम उन्हीं को देखेंगे और जो भारत का संविधान आज हमें दिखता है उसमें जो ज्यादा प्रावधान है वो इसके बाद के ही सुधारों से लिए गए। ठीक है, आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति या फिर उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसको भारत शासन अधिनियम 1858 भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है भारत को अच्छा बनाने वाला शासन। मतलब अभी तक जो भारत था वो थोड़ा बेकार माना जाता था अंग्रेजों की दृष्टि से कि अभी हमने अच्छा शासन नहीं किया। ये जो कानून आया ये आपको एक अच्छा कानून या अच्छा शासन व्यवस्था दे सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है 1858 का अधिनियम या अच्छा करने वाला अधिनियम। इस अधिनियम को कंपनी के जो दुष्कर्म थे, कंपनी की जो नीतियां थी, जैसे कंपनी की जो आपकी नीतियां हैं, 3 नीतियां बड़ी हैं जिनको हम बोलते हैं लैप्स या फिर इसको सीधा आप बोल सकते हैं हड़प नीति। इस हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे 1848 में। हड़प नीति से क्या करते थे वो, जितने भी ऐसे राजा या महाराजा थे जिनकी संतान नहीं होती थी, जो वैध संतान थी, तो उनको अडॉप्ट करने का राइट नहीं दिया गया था। और अगर ऐसा कोई राजा था जिसकी संतान नहीं थी तो उसके शासन को कंपनी में मिलाने का काम करते थे। हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने ये किया और सबसे पहले जिसको किया था उसका नाम है सतारा। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है कि हड़प नीति से सबसे पहला कौन सा ऐसा रियासत या राजा था जिसको शासन में मिला है। दूसरा इनकी नीति थी रिंग फेंस की नीति, जिसको बोला जाता है घेरे की नीति। मतलब वो एरिया जो अंग्रेजों के कब्जे में है उसको चारों तरफ से ऐसा प्रोटेक्टेड कर दिया जाए, संरक्षित कर दिया जाए कि कोई दूसरा राजा या दूसरा कोई भी अंग्रेज, डच फ्रेंच वगैरह उसके एरिया में ना इंटरफेरेंस ना कर सके। ये लेकर आए थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो नीति थी वो 1799 लेकर आए सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली। ये 3 नीतियां बहुत ही ज्यादा अंग्रेजों के क्षेत्र विस्तार करने और राजाओं के साथ जो मिसबिहेव करने के लिए सबसे ज्यादा जो अंग्रेजों की नीतियां थी यही 3 थी। इसी से कंपनी का विस्तार अंग्रेजों ने किया था। ये याद रखना, पूछा जाता है इसके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा राजा था जिसने सहायक नीति या सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार करी, तो वो है हैदराबाद का निजाम। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। फिलहाल अभी ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, इसको हम छोड़ते हैं। हम अपने सुधार पर चलते हैं कि 1858 में क्या सुधार हुए। देखिए 1858 में अभी तक जो शासन व्यवस्था चल रही थी कंपनी की उसको बंद कर दिया गया और डायरेक्ट भारत का शासन किसके हाथ में सौंप दिया गया? ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के हाथ में। तो इसको रानी का शासन ही इसीलिए बोला जाता है। तो अब जब रानी का शासन है तो जो प्रतिनिधित्व करेगा वो भी रानी का दूत होगा। इसीलिए जो पहले भारत के पूरे कंट्रोल करते थे उनको बोला जाता था गवर्नर जनरल, जो पूरे भारत के थे। मतलब क्या बोला जाता था, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, बंगाल का गवर्नर पहला या बंगाल का गवर्नर जनरल जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर हमने देखा था पूरे भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहां से क्या होगा, जो भारत का गवर्नर जनरल है उसका नाम हटाकर क्या कर दिया जाएगा? वाइस रॉय।
मतलब अब भारत का गवर्नर जनरल क्या बन गया था, भारत का वायसराय। याद रखेंगे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग था और भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था, क्योंकि यही था वो जिसने 1 नवंबर 1858 को इस कानून को भारत में लागू करवाया। दूसरा क्या सुधार किया गया? अब दूसरा सुधार ये किया गया, जो वायसराय था इसकी शक्ति भारत में बहुत बढ़ गई थी। ये ऐसा है जैसा आज का राष्ट्रपति। तो इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य की काउंसिल बनाई गई या परिषद बनाई गई, जो केवल और केवल सलाहकारी परिषद थी। मतलब इनका जैसे मंत्री परिषद होती है आज, पीएम को सलाह देती है, ऐसे ही 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई जो वायसराय को सलाह देती थी। और हमने पिछली क्लास में देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक दो व्यवस्थाएं बनाई गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बनी थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू बनी थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक काम देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक काम देखता था। इस कानून से क्या किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद सैन्य, प्रशासनिक, ऐसे भी कई सारे सुधार किए गए। एक आयोग गठित किया गया था इसके कानून के प्रावधानों के अधीन, जिनका नाम था पील, एक अंग्रेज अधिकारी थे, इसीलिए इसको बोलते हैं पील कमीशन या पील आयोग। पील आयोग ने रिकमेंडेशन दी थी कि जितना भी ये पूरा सिपाही म्यूटिनी हुई, मतलब सैनिकों के द्वारा किया गया ये जो विद्रोह था, इसमें सारे हथियार जो बड़े बड़े थे ये सब किसके हाथ में चले गए थे, हिंदुओं के या हिंदुस्तानियों के। जितने भी हमारे देश के लोग थे हिंदुस्तान के, उन्होंने सैनिकों ने पहला जो टारगेट बनाया था वो सैनिक हथियारों को छीनना ही बनाया था। तो पील आयोग ने कहा था कि सैन्य जितने भी बड़े बड़े हथियारों का जैसे जहां हथियार रखते जाए, वो जो था वो सब किसके हाथ में रहेगा, अंग्रेजी व्यक्ति के या एक अंग्रेज के। तो क्या किया गया, बंगाल में, क्योंकि बंगाल में विद्रोह ज्यादा व्यापक था, तो बंगाल में 2 और 3 का टारगेट रखा गया। मतलब हर 3 अंग्रेज पर 2 हिंदुस्तानी रहेंगे या 2 हिंदुस्तानियों पर 3 अंग्रेज रहेंगे, क्योंकि विद्रोह यहाँ ज्यादा व्यापक था। बाकी दक्षिण भारत में जो रखा गया उसमें इसको ऐसे ही रखा गया, 1 पर 2। ठीक है, मतलब दक्षिण भारत में विद्रोह क्योंकि ज्यादा नहीं फैला था, हमने देखा, मतलब हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ये देखेंगे, इसको याद रखेंगे कहाँ कहाँ क्या रखा गया। और आगे क्या किया गया चेंज, एक बड़ा चेंज हुआ भारत की विस्तार नीति में। मतलब अंग्रेजों ने यहाँ से शपथ खा ली कि अब हम अंग्रेजी शासन का विस्तार नहीं करेंगे और जिस राजा की जहां तक टेरिटरी है उसका सम्मान किया जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि धार्मिक व्यवस्था में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। मतलब हमने देखा था 1813 का जो रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट था, उसके द्वारा उन्होंने ईसाई मिशनरियों को भारत में भेजा था धर्म प्रचार करने के लिए। तो क्या हुआ था, उन लोगों ने कई जगह जाकर धर्म परिवर्तन करवाए, जिससे बाद में 1857 के विद्रोह के जब आप कारण देखेंगे तो एक कारण ये भी था कि जो धर्म थे उनको परिवर्तित करने के कारण भी, जैसे मुसलमानों को डर था कि ये हमें ईसाई बनाएंगे, हिंदुओं को भी डर था कि ये हमें ईसाई बनाएंगे, तो उन सब के कारण क्या हुआ, यहाँ से धार्मिक हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। मतलब अब अंग्रेज जो है आपके धार्मिक मसलों पर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ये लिखा गया। लेकिन भारत में बांटो और राज करो की नीति के तहत ही बहुत बार अंग्रेजों ने किया, निभाया नहीं। ठीक है, तो ये वाला एक्ट याद रखेंगे, इसके साथ क्या क्या चेंज हुए ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। अगला देखते हैं हम। इस वाले एक्ट में एक चीज और याद रखना जो भी अभी हमने देखा, एक भारत सचिव का पद बनाया गया था, इंडियन सेक्रेटरी, जो कहाँ बैठता था, ब्रिटेन की संसद में। वहां की संसद में वो बैठता था और वहां से शासन करता था। अंग्रेजों का या रानी का जो डायरेक्ट प्रतिनिधि था वो भारत का वायसराय था।
बस इतना याद रखेंगे कि भारत सचिव का पद किस अधिनियम से बना था, 1858 वाले से। ठीक है, अब हम देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का ये जो एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट, जो आज हम देखते हैं कि हमारे पास मतलब हमारे राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर है, तो वो वीटो पावर पहली बार किस एक्ट के थ्रू वायसराय को मिला था? इस एक्ट के थ्रू, मतलब वायसराय को वीटो शक्ति दी गई। ये याद रखेंगे। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके पास जब संसद से कोई बिल पारित होके जाता है तो उसके पास कई अधिकार होते हैं, ये उसकी तरह नहीं। ठीक है, ये वीटो ये अपनी जो हमारी व्यक्तिगत या किसी सलाह पर ये अपने आप ही कर सकता था। ठीक है, दूसरा मतलब वीटो शक्ति किस अधिनियम से मिली? तो इस अधिनियम से मिली। उसके बाद जो आज हम देखते हैं पोर्टफोलियो व्यवस्था, पोर्टफोलियो व्यवस्था मतलब पोर्टफोलियो व्यवस्था क्या होती है? जैसे हम मंत्रालयों को बांटते हैं विभिन्न मंत्रियों में, रक्षा मंत्रालय अलग, विदेश मंत्रालय अलग, तो ऐसी व्यवस्था पहली बार किस अधिनियम से की गई? तो पोर्टफोलियो व्यवस्था 1861 के भारत परिषद अधिनियम से करी गई। और ये देखा गया कि अब भारत का जो शासन है वो बिना इनकी मदद से, इंडियंस की मदद से नहीं चलाया जा सकता। तो इससे क्या किया गया? भारतीयों की भागीदारी बनाई गई और जो यहाँ वायसराय है ये कुछ सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता था अपनी विधायी काउंसिल में, जिनमें कुछ लोगों को इन्होंने किया था, जैसे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये कुछ नाम याद रखेंगे जिनमें पहली बार मनोनीत किया गया था वायसराय के द्वारा काउंसिल। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा चेंज यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि ये वाला जो कानून है इसी ने अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आज हम देखते हैं 123 ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के तहत हमारे जो राष्ट्रपति हैं ये क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। लेकिन चेंज बस इतना है, ये जो अध्यादेश जारी है ये जो वायसराय है बिना किसी के सलाह पर करता था, अपनी इच्छा से करता था। लेकिन आज का जो हमारा 123 का जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वो हमारी जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर जारी करते हैं। बस इतना ही अंतर आप याद रखें। और इसकी जो अवधि है वो अधिकतम 6 माह की होती थी, वो आज भी है। उस समय भी 6 महीने तक ही ये होता था और ये आज भी 6 महीने तक ही माना जाता है। ठीक है, दूसरा एक्ट इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तीसरे एक्ट की तरफ अब हम बढ़ते हैं जिसको बोला जाता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का ये जो भारत परिषद अधिनियम है इसमें कई सारे प्रावधान ऐसे थे जिसमें कांग्रेस की बहुत भूमिका थी। कांग्रेस में आपने पढ़ा होगा एक व्यक्ति जिनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने एक संस्था बनाई थी जिसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल, या फिर आप सीधा कह सकते हैं इंडियन नेशनल यूनियन भी इसका नाम बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर पहली जो व्यवस्था की गई, क्या किया गया? भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन कब से शुरू हुआ, या सिंपल आपसे पूछा जाए कि भारत में निर्वाचन व्यवस्था कब से शुरू की गई, अगर शब्द नहीं दिया है तो आप समझेंगे इसी से, मतलब भारत में निर्वाचन व्यवस्था। ये याद रखेंगे, ये अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, मतलब यहाँ पर क्या होता है, काउंसिल के ही कुछ मेंबर्स को चुनते थे जो आगे विधायी संस्था में जाते थे। प्रत्यक्ष निर्वाचन पूछेगा तो वो 1919 का भारत शासन अधिनियम होगा। इसमें क्या किया गया, जो बजट होता है
बजट पे बहस करने की व्यवस्था या उस पर वोट करने की जो वो है शक्ति, ये भारतीयों को नहीं थी। इसमें गैर सरकारी या सिंपल जो भारतीय लोग हैं उनको बजट में ना भाषण देने की व्यवस्था की गई, ना ही उनको वोट देने की व्यवस्था की गई, और सारा व्यवस्था अंग्रेजों के ही अधीन था। ठीक है। उसके बाद अभी हमने देखा काउंसिल एक्ट में क्या किया गया कि भारत में पहली बार निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई। उसके बाद सदस्यों की थोड़ी संख्या बढ़ाई गई। जो भारतीय थे उनको शामिल कर लिया गया और उनके सदस्यों की संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी गई, लेकिन बहुमत किसके पास होता था? अंग्रेजों के पास। ये याद रखिएगा। ठीक है। अभी भी मेजोरिटी में कौन था? अंग्रेज ही थे। ठीक है। जो अभी हमने देखा इंडियन लीग, उसके वो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, और उन्हीं के ही कई सारे प्रयास थे। और आपने देखा है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी गठन हो गया था। किसने किया था? A.O. ह्यूम। कांग्रेस का जब गठन हुआ तो इसमें कई फिलॉसफी है। एक सेफ्टी वॉल थ्योरी है, फिर उसके बाद तलिक चालक की थ्योरी है, तो वो सब हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। अभी याद रखें जब कांग्रेस बन गई थी 1885 में, तो A.O. ह्यूम एक अंग्रेज ने ही बनाई थी, और इन्हीं के प्रयासों से जाकर ये एक्ट 1892 वाला लागू हो पाया। इससे कई उम्मीद थी लेकिन हो नहीं पाया सही तरीके से लागू। दूसरा एक्ट जो इम्पोर्टेंट एक्ट है जिसको हम बोलते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, या 1909 का भारत शासन अधिनियम। कुछ भी नाम, अगर आपसे ये पूछा जाता है मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो 1909। अगर आपसे पूछा जाता है भारत शासन अधिनियम कब आया, तो वो तो खैर नाम ही लिखा रहेगा उसमें, वो नहीं पूछा जाएगा। देखिए इससे क्या सुधार हुआ? भारत की राजनीति में पाकिस्तान का जो पहला बीज बोला जाता है, या ऐसी व्यवस्था जिसने भारत को पहली बार तोड़ा, उस एक्ट के लिए ये बहुत फेमस है। मतलब इससे क्या किया गया? पृथक निर्वाचन। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। मतलब लॉर्ड मार्ले कौन है? ये ब्रिटेन में है जो भारत सचिव है, और लॉर्ड मिंटो कौन है? जो भारत में वायसरॉय है। इसीलिए इसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। इस व्यवस्था में क्या किया गया कि मुसलमान जितने भी भारत के हैं वो केवल मुसलमान ही व्यक्ति को वोट कर सकते हैं। कोई हिंदू इस व्यवस्था में वोट में हिस्सा नहीं ले सकता। और दूसरा व्यवस्था क्या किया गया इसमें? जो गवर्नर जनरल की काउंसिल या वायसरॉय की जो काउंसिल थी, कार्यकारी परिषद, इसमें क्या किया गया? एक भारतीय जिसका नाम मैंने पहले भी बताया था, एसपी सिन्हा, मतलब गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र प्रताप सिन्हा। इनका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरल क्या है? मैंने बताया कि मुसलमान मुसलमानों को वोट देंगे, हिंदू हिंदुओं को वोट देंगे। ये व्यवस्था की गई। इसीलिए बोला जाता है भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे बोला जाता है? इसी को बोला जाता है, लॉर्ड मिंटो। और मुसलमानों के साथ, क्योंकि मुस्लिम लीग बन गई थी 1906 में, और अंग्रेजों की भारत को बांटो और राज करो की नीति में इनका इंटरफेरेंस ज्यादा था। ठीक है। तो वो पहले बंगाल का विभाजन वगैरह हम देखेंगे बाद में। अभी याद रखें मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 में। ठीक है। आगे देखते हैं। इस एक्ट के थ्रू एक और व्यवस्था की गई, जो यहाँ मैंने अभी बताया कि बजट पे बात करने की या बहस करने की या वोट डालने की व्यवस्था नहीं की गई थी भारतीयों के लिए, यहाँ पर वो व्यवस्था कर दी गई। क्या व्यवस्था? बजट पर बहस और वोट के अधिकार। ठीक है। और कुछ मात्रा में यहाँ इलेक्शन के भी अधिकार, मतलब भारतीयों को वोट डालने के अधिकार भी रखे गए। जो 25 वर्ष से अधिक था और जिसपे संपत्ति हुआ करती थी, जनरली वही लोग वोटिंग में हिस्सा लेते थे, आम आदमी नहीं ले सकता था। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे का जो भारत का अधिनियम है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, जिसका नाम है 1919 का
भारत शासन अधिनियम। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोले या भारत शासन अधिनियम 1919 बोले। इसको और बोला जाता है अगस्त घोषणा। ठीक है, देखिए क्या हुआ था, भारत में बहुत सारे चेंज हुए। पहले तो भारत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को जो हिस्सा लिया गया, भारत के कई सैनिक मरे, वो सब हुआ। उसके बाद 1916 में लीग और कांग्रेस, जो बहुत ही कट्टर दुश्मन माने जाते थे एक दूसरे के, वो दोनों के बीच में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ या लखनऊ समझौता साइन हुआ, जिसने एक व्यवस्था बना दी कि अंग्रेजों की जो बांटो और राज करो की नीति थी वो यहाँ पर पहली बार फेल हुई। लेकिन एक गलती की थी कांग्रेस वालों ने कि यहाँ पर कांग्रेस ने ऑफिशियली ये मान लिया था कि मुसलमान का प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्था है वो मुस्लिम लीग ही है, क्योंकि उन्होंने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में कांग्रेस का अधिवेशन ये हुआ था लखनऊ में, इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता बोलते हैं। लीग और कांग्रेस दोनों शामिल हो गए थे, इसी वजह से ये एक्ट अंग्रेजों को लाना पड़ा था। और इससे पहले की एक बहुत जो बेकार या सबसे कह लो खराब घटना हुई, जिसको हम बोलते हैं 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड ये जो हुआ, और ये सारा का सारा क्योंकि भारत के अगेंस्ट ले जा रहा था अंग्रेजों को, उनकी नीतियों को। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया गया, अंग्रेजों ने सुधार करने के कुछ तरीके अपनाए ताकि ये गुस्सा जो भारत के अंदर पल रहा था उसको शांत किया जाए। तो अंग्रेजों ने क्या किया इस व्यवस्था के तहत, देखिए 3 चीजें हैं। अगस्त घोषणा, क्योंकि अगस्त का महीना भारत के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना माना जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। देखो, अगर आपसे पूछा जाए अगस्त घोषणा क्या है, अगस्त घोषणा बोला जाए तो 20 अगस्त 1917 को ये जो घोषणा है कि ये एक्ट हम भारत में उत्तरदायी शासन देंगे जो एक क्रमित विकास में होगा। हम अभी पूरी तरीके से डोमिनियन या उत्तरदायी शासन नहीं दे रहे, हम सुधार करते करते आपको ये देंगे। तो अंग्रेजों की ये घोषणा क्या कहलाई, अगस्त घोषणा। दूसरा आप सुनते हैं अगस्त प्रस्ताव। ये जो अगस्त प्रस्ताव है ये आया था 1940 में, जो लेकर आए थे लिनलिथगो, उस समय के हमारे वायसराय लिनलिथगो, ये उस समय हमारे भारत के वायसराय थे। तीसरा एक हम सुनते हैं अगस्त क्रांति, इसको हम बोलते हैं भारत छोड़ो अधिनियम या भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि ये शुरू ही हुआ था 8 अगस्त 1942, इसीलिए इसको बोलते हैं अगस्त क्रांति। तो अगस्त को लेकर बहुत सारे डाउट होते हैं, आप क्लियर कर लें। अगस्त घोषणा अलग है, अगस्त प्रस्ताव अलग है और अगस्त क्रांति अलग है। बहरहाल अब हम चलते हैं अपने 1919 के सुधार को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए 1919 का ये जो सुधार है, इससे भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था शुरू हुई, इसको याद रखेंगे। मतलब भारतीयों ने पहली बार निर्वाचन में जो हिस्सा लिया वो किससे लिया, इस एक्ट के थ्रू लिया। दूसरी व्यवस्था क्या की गई, अंग्रेजों ने बोला था अभी हम भारत को पूरी तरीके से उत्तरदायी शासन नहीं देंगे, हम क्रमित रूप से आपको उत्तरदायी शासन देंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी कानून व्यवस्था थी उसको 2 भाग में बांट दिया। मतलब वैध शासन शुरू किया, वैध शासन शुरू किया प्रांतीय स्तर पर। प्रांतीय स्तर मतलब राज्य स्तर। ठीक है, क्या किया, अंग्रेजों ने कुछ मुद्दे आरक्षित विषय में डाल दिए और कुछ मुद्दे हस्तांतरित विषय में डाल दिए। इसको बहुत अच्छे से समझना, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, ये 2 तरह के ऐसे मुद्दे रखे गए जिन पर
कानून बनाने की व्यवस्था अलग अलग की गई, इसीलिए इसको बोला जाता है द्वैध शासन, क्योंकि ये दो तरह का कानून व्यवस्था इन्होंने बनाई। जो आरक्षित विषय थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय हुआ करते थे, जिससे अर्निंग ज्यादा होती थी। ये सारे रखे गए ऐसी व्यवस्था के अंदर जिन पर अगर कानून बनाना हो तो वो जो गवर्नर जनरल था भारत का या वायसराय था जो भारत का, वो क्या करता था, अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह पर कानून बनाता था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विषय, जैसे इसमें पुलिस व्यवस्था आ जाएगी। ठीक है, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट विषय थे वो सारे किसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए गए। और हस्तांतरित विषय वो थे जिनसे अर्निंग थोड़ा कम होती थी और ये उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने आरक्षित विषय थे। हस्तांतरित विषय में जैसे आप देखे थे, राज्य क्या है, 3 सूचियां हैं जो हमारी संविधान की 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 सूचियां बनी हुई हैं, संघ, राज्य और संवर्ती। संघ सूची पे क्या होता है, केवल केंद्र कानून बना सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य वगैरह के अंदर, जैसे नागरिकता है, बैंकिंग है, ये सब किसके अंदर है, संघ के अंदर। फिर राज्य सूची के कुछ विषय हैं जिन पर केवल राज्य कानून बनाता है सामान्य व्यवस्था में। किसी राज्य में अगर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति संसद को बोल सकता है कि वो कानून बनाए उस राज्य के लिए। तीसरा होता है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन अगर किसी एक ही मुद्दे पर केंद्र ने भी कानून बनाया, राज्य ने भी, तो केंद्र वाला इन्फोर्सिएबल होता है या केंद्र वाला ज्यादा आगे माना जाता है, उसी का लागू होता है। तो हस्तांतरित विषय में रखा गया जिसको क्या होता था, मंत्री परिषद की सलाह पर कानून बनाता था। ठीक है, तो इसको द्वैध शासन ही इसीलिए बोलते हैं। कुछ ऐसे विषय रख दिए गए जो आरक्षित रख दिए, जिस पर वो कार्यकारी परिषद अपनी जो है, जो क्या है, उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, जो ये राज्यों में जो विधानसभा है उसके प्रति ये उत्तरदायी नहीं थी, ये याद रखेंगे। और हस्तांतरित विषय की जो कानून व्यवस्था है, जिस पर कानून बनाना है, वो मंत्री परिषद की सलाह पर बनाए जाते थे और ये क्या थी, उत्तरदायी थी। जैसे आज हमारी जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। ठीक है, ये अंतर है, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे आज तो पुलिस व्यवस्था भी राज्यों की सूची में है, लेकिन उस समय नहीं हुआ करती थी। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, ये सब केंद्र लेकर चलता था, लेकिन यहाँ स्थानीय स्वशासन या थोड़ा सा पंचायती राज, भूमि, इन सब के थोड़े से अधिकार क्या दिए गए थे, राज्यों को दे दिए गए थे। ठीक है, तीसरा परिवर्तन क्या हुआ, इस कानून के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायी व्यवस्था की शुरुआत, द्विसदनीय विधायी व्यवस्था की शुरुआत याद रखेंगे। ठीक है, इसी कानून से केंद्र में लाई गई। ठीक है, और केंद्र में अभी वैसी व्यवस्था नहीं है जैसा आज हम देखते हैं। ठीक है, तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था या विधायी व्यवस्था किस कानून से लाए गए, इसी कानून से लाए गए। और व्यवस्था में द्वैध शासन कब शुरू हुआ, इसी से शुरू हुआ। प्रत्यक्ष निर्वाचन किस उससे कानून से शुरू हुआ, इसी से शुरू हुआ। और ये याद रखना, भारत इसमें बहुत आगे है। भारत में महिला पुरुष दोनों को ही इस कानून के बाद व्यवस्था कर दी थी कि आप इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। जो हमारे ऊपर शासन कर रहा था उसी ने 1928 में अपने यहाँ की महिलाओं को वोटिंग के राइट्स दिए। मतलब ब्रिटेन में महिलाओं को 1928 में राइट मिले, लेकिन भारत में उससे पहले मिले। और एक बड़ा परिवर्तन किया गया, जो गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया। पहले हमने देखा 1909 में पहले भारतीय शामिल हुए जिनका नाम सत्येंद्र प्रताप सिन्हा था। इसमें 3 और ऐड हो गए। और क्या परिवर्तन इसमें हुआ, ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, ये लागू हुआ था 1921 में। और 1921 में एक कमेटी बनाई गई, जिसमें हम देखते हैं भारत का जो संविधान है उसमें आज तो हम देखते हैं रेल बजट और वो सारी व्यवस्था, क्योंकि संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, संविधान में इसको बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि जो बजट है, रेल बजट से सामान्य बजट अलग हो गया और
जो राज्यों का बजट है वो केंद्र के बजट से अलग हो गया। मतलब क्या किया गया इस एक्ट के थ्रू, केंद्र अपना बजट लाएगा, राज्य अपना बजट लाएंगे, पहली चीज। दूसरा क्या हुआ, एक कमेटी बनी थी एक्वर्ड कमेटी, जिसके अकॉर्डिंग 1923 में रेल बजट और भारतीय बजट एंड जिसको जनरल बजट बोलते हैं वो अलग हो गया। ठीक है, और अभी हम देखेंगे थोड़े दिन बाद ही 2017 में दोनों रेल बजट और केंद्रीय बजट दोनों एक हो चुका है। ठीक है, आज दोनों एक साथ लाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें एक और बड़ा परिवर्तन किया गया, जिसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसको आज हम यूपीएससी बोलते हैं, 1926 में बनी है। ठीक है, लेकिन इसका नाम उस समय सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था, मतलब सीपीएससी था। ठीक है, आज हम उसको बोलते हैं यूपीएससी, उसमें थोड़ा नाम चेंज होगा, याद रखेंगे। ये किस कमीशन की सिफारिश पर बना था, तो ली कमीशन। ठीक है, याद रखेंगे, ली कमीशन या ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में इस व्यवस्था को अपनाया गया। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे चेंजेस हुए हैं, इनको आप याद रखेंगे। और इनसे सबसे क्वेश्चन बनता है कि 7वीं अनुसूची में क्या है, ये सब बनते हैं, आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला एक्ट देखते हैं, जो बहुत ही बड़ा एक्ट है और भारत के संविधान में इससे थोड़ा सा पहले लक्ष्मीकांत में कुछ चीजें हैं, जिसमें हम देखते हैं 1928 में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, 3 फरवरी के दिन ये आ गया था, एंटर कर चुका था, और इसको काले झंडे दिखाए गए थे, इसका बहुत बहिष्कार किया गया था, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, वो सब चीजें हम देखते हैं, वो मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा हम अच्छे से देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि 1928 में ये जो साइमन कमीशन आया था, इसका विरोध किया गया था, क्योंकि इसमें पहली बात थी 7 सदस्य थे और 7 के साथ क्या थे, गोरे थे, अंग्रेज थे। तो कोई अंग्रेज भारत के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता, ऐसी मेंटेलिटी थी। तो इसका पहला विरोध इसलिए किया गया कि हमें क्यों नहीं शामिल किया, भारतीयों को क्यों नहीं शामिल किया। ठीक है, दूसरा विरोध इसलिए किया गया कि इसने जो नीतियां बनाई, जो सिफारिशें की, उनमें इसने सांप्रदायिक निर्वाचन, या जो अभी हमने देखा सेपरेट इलेक्टोरल, पृथक निर्वाचन, उसको इसने स्वीकार कर लिया। और जो प्रांत थे उनमें उत्तरदायी शासन देने के लिए मान गया था, लेकिन केंद्र को उत्तरदायी शासन ये नहीं देना चाहता था। इसी की सिफारिश पर 1930 में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, वो सब हम देखेंगे आगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप ये याद रखें, गोलमेज सम्मेलन 3 जो हुए थे उसमें कांग्रेस केवल दूसरे में गई थी, जो 1932 में हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन। उसके बाद एक और है जिसको हम बोलते हैं कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड। ठीक है, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम अभी हमने देखा, उसी के अंदर एक प्रावधान अंग्रेजों ने किया था, वो मैं लिखना भूल गया। उसमें क्या किया गया था, जो भारत में बांटो और राज करो की नीति थी, उसके तहत अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन को फैलाया था। मतलब पहले मुसलमान ही मुसलमान को वोट दे सकते थे, तो उसके व्यवस्था के तो तहत क्या कर दिया गया था, सिखों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था में अलग इलेक्शन व्यवस्था कर दी गई, आंग्ल भारतीयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए भी कर दी गई। लेकिन अंग्रेज तो कह रहे थे इस एक्ट के तहत, मतलब ये जो घोषणा लेकर आए, रेमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वही ये घोषणा लेकर आए थे। ठीक है, 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड भारत में बांटो और राज करो को बहुत अंदर तक, जड़ तक ले जाना चाहते थे। इस व्यवस्था में उन्होंने कह दिया था कि जो भारत में दलित व्यवस्था या दलित लोग हैं, या SC ST जिसको बोला जाता है, ये जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, इन सब का भी एक अलग से इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए, मतलब सेपरेट इलेक्टोरल इनको भी देना चाहते थे। ठीक है, मतलब वो बोल रहे थे कि जैसे मुसलमान को वोट देते हैं, ऐसे क्या किया जाए, इनके लिए अलग व्यवस्था की जाए। लेकिन इस समय तक हमारे यहाँ राजनीतिक चिंतन में बहुत बड़े लोग आ चुके थे। ठीक है, नेहरू थे, बोस थे, गांधी जी थे, अंबेडकर जी थे, इन सभी के जो है चिंतन मनन और वाद विवाद के तहत क्या हुआ, गांधी जी ने यरवदा जेल से आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, 1932 में भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था जैसे अंग्रेजों ने 1909 में भारत को बांटने का पहला बीज बो दिया है,
अगर ये भी हमने स्वीकार कर लिया तो एक और भारत के अंदर विभाजनकारी प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था करना चाहते थे कौन? कम्युनल अवार्ड में रैमजे मैकडोनल्ड, लेकिन गांधी जी ने ये किया आंदोलन, और उसकी वजह से क्या हुआ? पूना पैक्ट साइन हुआ। इसको याद रखेंगे। पूना पैक्ट कब साइन हुआ? 1932 में। किसके किसके बीच साइन हुआ? तो अंबेडकर और गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में दोनों क्या हुआ? पैक्ट साइन हुआ। और इसके बाद इस व्यवस्था को, मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरल होगा, इसको खत्म कर दिया गया। कह दिया गया कि हम हिंदुओं या जो हिंदू व्यवस्था है उसी के अधीन 148 सीटें इनके लिए रिजर्व कर दी गई विधायिका में। ठीक है, याद रखेंगे, सेपरेट इलेक्टोरल नहीं होगा। ठीक, अब हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का ये जो भारत शासन अधिनियम है, इसको याद रखेंगे। इसमें 321 अनुसूचियां थी, या आप याद रखें अनुसूचियां ना कहकर धाराएं याद रखें, अनुच्छेद जिसको बोलते हैं आजकल, और 8 भाग थे, मतलब भारी भरकम दस्तावेज था। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग भारत में एक संघ व्यवस्था की शुरुआत की गई, मतलब भारत को एक भारतीय संघ बनाने का जो पहला प्रस्ताव इसी में आया। हालांकि ये लागू नहीं हो पाया, तो भारत में संघीय व्यवस्था की शुरुआत करने का प्रावधान किया गया था। दूसरा, भारत में शक्तियां जो है, जो अभी मैंने आपको बताई, 3 सूचियों में बांट दी गई। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो अभी अभी हमने देखा, वो सब किस एक्ट के तहत लेकर आए थे? इसके तहत लेकर आए थे। तीसरा, भारत में कई संस्थाएं इस कानून के द्वारा बनाई गई, जिसमें हम देखते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत में बैंकिंग व्यवस्था थी उसका रेगुलेशन करने के लिए अंग्रेज लेकर आए। दूसरा, यूपीएससी का प्रावधान लेकर आए, जो केंद्र में है सबसे सेंट्रल, उसको बोला गया यूपीएससी। जो राज्यों में है उनको स्टेट पीसीएस या स्टेट पीएससी बोला जाता था, और 2 राज्यों के लिए कंबाइंड भी पीसीएस बनाया जा सकता था। ये व्यवस्था की गई। और फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई। इसको आज हम सुप्रीम कोर्ट की तरह देख सकते हैं। रिजर्व बैंक याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935। ठीक है, आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर बनाया गया। ठीक है, और क्या चीज किए गए? जो हमने देखा था अभी द्वैत शासन व्यवस्था 1919 के एक्ट में, उसको अंग्रेजों ने पलट दिया। अभी राज्यों में था, तो राज्यों में पूरी तरीके से उत्तरदायी शासन दे दिया। राज्यों में पूरी तरह उत्तरदायी शासन, और केंद्र में क्या कर दिया? द्वैत शासन। याद रखेंगे, ये द्वैत शासन सेम वैसे ही है। कुछ कानून आरक्षित रख दिए गए, जिस पर अपनी कार्यकारी परिषद से कानून एक्ट बनाता था वायसराय, और कुछ कानून ऐसे रख दिए गए जिस पर मंत्री परिषद की सलाह पर कानून बनाता था वायसराय। ठीक है, तो वही सेम टू सेम है जैसा 1919 में हुआ। बस ये याद रखना, केंद्र में द्वैत शासन कब शुरू हुआ? 1935 के अधिनियम से। राज्यों में द्वैत शासन कब शुरू हुआ? 1919 के एक्ट से। ठीक है, और याद रखना, यही वो कानून है जिसके अकॉर्डिंग भारत का शासन, क्योंकि विभाजन हमारा 1947 में हो गया था। ठीक है, 1947 में विभाजन तो हो गया, लेकिन अभी हमारा संविधान तो बना नहीं। तो भारत में जो कानून व्यवस्था हुई पहली बार, क्योंकि संविधान तो 1950 में लागू होगा, तो अभी तक भारत का शासन जो चलाया जा रहा है वो किसके थ्रू चलाया जा रहा है? तो वो भारत शासन अधिनियम ही था। ठीक है, क्योंकि हमारी संविधान सभा पहली विधायिका भी थी हमारी। ठीक है, हमारे संविधान सभा में ही भारत की पहली संसद हुई, इसी को माना जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा भारत की कानून व्यवस्था, जो कोई भी कानून बनाना हो वो सब इसी के तहत बनाया जाता था। ठीक है, 1935 का ये एक्ट याद रखेंगे। इसके साथ ही हम अगली वाली एक्ट की तरफ बढ़ते हैं।
लास्ट एक्ट है जिसको हम बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में सिंपल जब हमने कई सारे आंदोलन किए, भारत छोड़ो आंदोलन किया, फिर नेवी ने अपनी अलग तरीके से आंदोलन करके व्यवस्था की, आज़ाद हिंद फौज आ गई थी, और फिर ब्रिटेन का प्रभाव कम हो रहा था, अंग्रेजों को दबाव पड़ रहा था बहुत ही बड़े बड़े देशों से, रशिया से, अमेरिका से। तो कई सारी व्यवस्था हुई जिसने भारत की आज़ादी में रोल निभाया। अंग्रेजों ने बोला था हम 30 जून 1948 में भारत को छोड़कर जाएंगे। मतलब ये डेट दे रखी थी, जो क्लीमेंट एटली हैं अंग्रेजी प्रधानमंत्री, उन्होंने ये डेट दी थी कि इस समय तक हम भारत को छोड़ देंगे। लेकिन पहले ही भारत को जाना पड़ा, कई सारी व्यवस्थाएं बदली। इसको हम बोलते हैं 3 जून घोषणा। 3 जून घोषणा या माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना के ही प्रावधानों के तहत ये एक्ट लेकर आया गया था, जिसके तहत भारत में विभाजन करना था भारत का 2 डोमिनियनों में, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। 2 भागों में बांटा गया भारत को। जो देशी रियासतें थी उन पे 2 चॉइस रखी गई, या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर स्वतंत्र रहो। ठीक है। और हर मतलब इसी में देखते हैं हम, दोनों का ही क्या होता था, एक गवर्नर जनरल। ठीक है। पाकिस्तान का भी होता था, भारत का भी होता था। भारत का गवर्नर जनरल हमने जो हमारे ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्हीं को ही रहने दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अपना गवर्नर जनरल जिन्ना को बना दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले गवर्नर जनरल आज़ादी के बाद, तो उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछा जाए आज़ादी के बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो इसके बाद बनेंगे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसके लिए क्या किया गया, भारत का जो शासन था, भारत से साम्राज्ञी या जो ब्रिटिश साम्राज्ञी था, इसका पद समाप्त। मतलब अब भारत पूरी तरीके से क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। इनका कोई प्रावधान, कोई भी कानून जो भी ब्रिटिश संसद में बनेगा वो तब तक भारत में लागू नहीं होगा जब तक भारत की संसद उसको ना स्वीकार करे। और क्या किया गया, जो इनकी व्यवस्था है, जो भारत की जो व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था, तो अभी वो तो आगे आएगी। तो एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में पीएम अलग बने, सब कुछ अलग मंत्रालय की तरह डिवाइड किया गया। वो सब एक लिस्ट है, वो मैं अभी बताऊंगा। अंतरिम सरकार का गठन किया गया 24 अगस्त 1946 में। ठीक है, यहाँ पर गठन कर दिया गया था, लेकिन ये याद रखेंगे ये हुआ माउंटबेटन ने ही शपथ वगैरह दिलवाई और अंतरिम सरकार ने ही सब व्यवस्था आगे बढ़ाई। ठीक है, भारत का शासन उसी के अकॉर्डिंग किया गया। ठीक, तो ये पूरा का पूरा एक्ट था जिसने भारत को 2 डोमिनियन में बांटा। भारत का पूरा विभाजन 14-15 अगस्त की रात में कर दिया गया। ठीक है, 1947 में। ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताइए, और अपने जो भी सुझाव हो वो दीजिए। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपसे क्वेश्चन एक भी ना छूटे, और हम एकदम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम पॉलिटी जल्दी कवर कर लेंगे। नमस्कार। ठीक।